हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 21 फरवरी। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। उससे पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिवाइज करते हैं। पहला है आरबीआई द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया आरबीआई डाटा ऐप जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये बताना है मुख्य उद्देश्य क्या है। बैंकिंग को बढ़ावा देना, डेटा को आसान बनाना, साइबर सिक्योरिटी या केंद्रीय बैंकों की नीतियों का प्रचार करना। दूसरा है नौसेना का जो पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन हाल ही में किस देश की यात्रा के बाद लौट आया है। तो कहीं पे वो प्रशिक्षण वगैरह दिया था, उसके बाद लौट आया है। तो बताना है कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और इंडोनेशिया में से कौन सा देश है। इसके बाद केरल में हाल ही में एक्सपायर्ड दवाओं का निपटान किया गया था। तो हमने देखा था जो एक्सपायर दवाएं होती हैं उनका केमिकल वगैरह ज़मीन में ख़राब करते हैं, तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। तो मेड सेफ है, एन प्राउड है, ग्रीन फार्मा है, इनमें से ये बताना है। चौथा प्रश्न है कि जो एमएसएमई है, सूक्ष्म उद्यम है, उनके लिए क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा सरकार ने रख दी है। मतलब कि वो बिना किसी कोलेटरल के क्या कर सकते हैं, इतने सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक क्रेडिट कार्ड से रुपए निकाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ कितना रखा गया है। उसके बाद गूगल ने अपना एक कैंपस सबसे बड़ा खोल दिया है भारत में और नाम है उसका अनंत कैंपस। अब ये बताना है कि गुरुग्राम में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कहाँ पे है ये। छठा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है उसके अनुसार 2027 तक ऊर्जा खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी प्रति वर्ष, मतलब अगले 2 सालों में। सातवां प्रश्न है मिस वर्ल्ड जो है उसका आयोजन, मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होगी उसका आयोजन अपने इसी साल मतलब जून के आसपास होना है भारत में ही। अब किस राज्य में होगा इस बार मिस वर्ल्ड, तो ये बताना है। आठवां प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये तो आसान ही है, तो ये देखना है। इसके बाद पंचायती राज का जो दिवस मनाया जाता है वो कौन से दिवस को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, भारतीय। तो ये देखना है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं उन्होंने एआई मॉडल पर चर्चा की है, तो वो उस एआई मॉडल के बारे में बताना है कौन सा इसमें से एआई मॉडल है। इसके बाद ये क्या है, प्रश्न है सारे, ये क्या है, प्रश्न है। तो ये देखना है और इसमें बताना है। तो इसमें गूगल का एआई मॉडल बताना है कौन सा है और इसमें ये सारी चीज़ें। इसके बाद है आज का जो करंट अफेयर्स है वो देखते हैं 21 तारीख का। तो 21 तारीख में पहला करंट अफेयर्स है भारत में डिजिटल पायलट लाइसेंस की शुरुआत हुई है। अब डिजिटल पायलट लाइसेंस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस दिए जाएंगे, मतलब ई लाइसेंस टाइप का होगा, पेपर के बिना। तो पारंपरिक पेपर लाइसेंस जो दिए जाते हैं उनकी जगह कैसा लाइसेंस चलेगा, ऑनलाइन वाला। तो यही है। तो दूसरे देशों में पहले से हो ही रहा है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस लॉन्च किया है जो इस तरह के पहले करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो पहले ये और चल रहा था, अब ये दूसरा देश भारत बन गया है, बाकी कई जगह ये चल ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, तो यह पहल अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन है उसके द्वारा अनुमोदित की गई है। मतलब कई देश अपना रहे हैं पर भारत ने अभी जल्दी में अपना लिया है। साथ ही जो EGCA है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। अब होगा क्या, इसे पायलट को अपने पास वो कागज़ नहीं रखना पड़ेगा, ऑनलाइन रहेगा। तो ये सारी चीज़ तो भारत करने वाला। ऐसा पूछा है क्या पहला देश बना है, तो पहला तो नहीं बनेगा, तो कौन सा है, दूसरा है। तो ये हमने देखा। तो इसमें क्या रहेगा, बस पारंपरिक रूप से धोखाधड़ी, फर्जी और ये सारी चीज़ें अभी जो होता जाती हैं वो नहीं होंगी। इसके बाद है अपने जो अभी आर्थिक सलाहकार हैं, जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे जो बनाते हैं और जो आर्थिक सलाह सरकार को देते हैं, अभी है नागेश्वरम। तो नागेश्वरम जो है आर्थिक सलाहकार, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उनका कार्यकाल 27 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। तो उससे पहले ये पूर्व भूमिका में सलाहकार भी रहे थे, तो ये अभी कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया। तो 2 प्रश्न आ सकते, कब तक बढ़ा दिया, और पहला है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी, तो वही है बी आनंद नागेश्वरम जो अभी तक थे 22 से। 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि मूडीज़ ने बताई है 6.4 रहेगी। तो मूडीज़ ने 6.4 बताई है और चाइना की गिरते हुए बताया है। तो चाइना की अभी 5 दशमलव के आसपास है और वो गिरते हुए 4 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये 2 चीज़ें इसमें आंकड़े में बताई हैं। तो यही है। तो चाइना का इसमें चाइना वाला क्या है, चाइना की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर से, भारत से कम विकास दर होगी अगर पूछा जाए तो यही होगा। इसके बाद है गुजरात सरकार। तो आज बजट आए हैं काफ़ी गुजरात का,
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो ये है। तो गुजरात सरकार का जो बजट है वो 3.7 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो 3.7 लाख करोड़ का बजट गुजरात का है। स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में छूट दे दी गई है। साथ ही इस बार का जो इनके प्रस्तावित थीम है वो क्या है, विकसित भारत 2047। तो उसी के तहत विकसित गुजरात फंड एक बनाया गया है 50,000 करोड़ का, विकसित भारत 2047 के लिए। साथ ही इसमें क्या किया गया है कि प्रमुख परियोजना क्या है, तो 6 ग्रोथ हब, नए हाई स्पीड कॉरिडोर और गुजरात सुधार आयोग का गठन किया गया। तो पूछ लेगा सुधार आयोग का हुआ है, तो बिल्कुल गुजरात सुधार आयोग का। तो दो डाटा क्या याद रखने, 3.7 लाख करोड़ का ये बजट है, बाकी कोई टैक्स नहीं लगाया गया, ये सब है। उड़ीसा ने भी बजट दिया, तो उड़ीसा गुजरात से छोटा ही होगा, मतलब बजट तो इनका है 2.9 लाख करोड़ का इनका बजट है। तो ये है, यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही कौन है, मोहन चरण मांझी, तो उन्होंने ही ये पेश किया है। उसके बाद नीता अंबानी को ग्लोबल गेम वो चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। तो मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी है कि गैलरी मोरा हिली ने, तो वो गवर्नर हैं जो मोरा हिली ने गवर्नर सिटेशन अवार्ड प्रदान किया है। तो नीता अंबानी को ग्लोबल चेंज मेकर मिला है। अब ये तो नहीं पूछेगा गवर्नर किसने दिया है, मैंने मैसाचुसेट्स की जो यूनिवर्सिटी और वहाँ के हैं उन्होंने ये दिया है गवर्नर सिटेशन अवार्ड। तो यह क्यों दिया गया है, क्योंकि नीता अंबानी का शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, इन सब महिला सशक्तिकरण में योगदान रहा है। पूर्व इन्होंने जो पद हैं वो प्राप्त किए ही हैं। उसके बाद है भारत IALA। अब IALA क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस। तो मरीन से समझ में आई है, समुद्र से संबंधित है, समुद्री सहायता जो एड टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी। तो ये IALA, इसका उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष भारत निर्वाचित हो गया है। तो ये याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष भारत बन गया है। स्थान तो सिंगापुर में फर्स्ट जनरल असेंबली इसकी हो रही है, तो इसी के तहत है। तो भारत बना है इसका। तो मेन बात यही है कि दिसंबर तक भारत में ये रहेगा, मतलब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला है LIC का 1 मैन ऑफिस लॉन्च हो गया है। तो LIC का 1 मैन ऑफिस लॉन्च हुआ है, तो 17 फरवरी से ये लॉन्च हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, एजेंट और बिक्री सहयोगी को 24/7 सेवाएं देना चाहिए। बस इतना है कि किसने किया है, तो LIC। इसके बाद है घर घर होगी कैंसर, BP और डायबिटीज़ जो है तीनों की जाँच होगी। तो ये अभियान चलाया जा रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है। ये 20 फरवरी से 30 मार्च तक है। उम्र क्या है, 30 से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों की 100% स्क्रीनिंग की बात कही गई है। इसमें सारी जो बीमारियां हैं, नॉर्मल BP, डायबिटीज़ और ये सारे हैं, ये कैंसर वाला, इन सब का जो होगा जांच होगी, तो घर घर। तो ये वाली चीज़ स्टार्ट की गई है। राष्ट्रीय छुआछूत और जो रोकथाम व प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत है। तो इस कार्यक्रम अगर पूछा जाएगा तो गैर छुआछूत रोग जो है, मतलब ऐसे रोग अब जो वायरस वगैरह होते हैं जो फैलते हैं उनकी नहीं है। तो गैर छुआछूत रोग रोकथाम और प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये रहेगा। अगला है यूनिटी उत्सव, 1 वॉइस 1 नेशन। ये असम राइफल्स के द्वारा दिल्ली में मनाया गया है। तो यूनिटी उत्सव दिल्ली में किसके द्वारा, असम राइफल के द्वारा आयोजित हुआ है। एकता अखंडता देश में बनी रहे इसके लिए। तो यूनिटी उत्सव कहाँ पे, दिल्ली में, असम राइफल्स के द्वारा। उसके बाद 47 तक भारत उच्च आय वाला देश बन जाएगा। अभी तो हम निम्न आय वाले ही हैं, तो भारत क्या है, उच्च आय वाला देश बन जाएगा। तो पर GDP के अनुसार बढ़ी जाएगा। तो 2047 तक भारत की जो GDP अनुपात है वो अनुमानित, मतलब GDP है वो 23 से 35 ट्रिलियन के बीच में हो जाएगी अमेरिकी डॉलर में। तो 23 डॉलर से 23 ट्रिलियन डॉलर से 35 के बीच में हो जाएगी। जिसमें सेवा क्षेत्र का अभी भी 60% के आसपास है, तब भी रहेगा। तो सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। तो 30 और 90 तो यही हो गए इनका, मतलब एग्रीकल्चर का तो कम ही हो जाएगा और ज़्यादा। तो ये वाली चीज़ है। तो यह वृद्धि दर काफ़ी भारत में, और निर्यात में भी बताया जा रहा है कि निर्यात भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद पंकज अडवाणी जो बिलियर्ड्स के हैं, स्नूकर से, उन्होंने चौथी बार एशियाई स्नूकर का खिताब जीत लिया है। तो ये हर बार यही जीतते हैं। तो ये वाला है। उसके बाद लखनऊ में डिजाइन वीक प्रदर्शनी। अब आ गया डिज़ाइन मतलब आर्किटेक्चर वाला, जो बिल्डिंग है, तो इंटीरियर डिज़ाइन, शहरी योजनाएं, विशेषज्ञों के लिए एक मंच बनाया गया है। तो इवेंट है वो सिंथेटिक दी डिज़ाइन वीक प्रदर्शनी है। जो
इवेंट का नाम है। तो लखनऊ में हो रहा है, मेन बात है लखनऊ में। आयोजनकर्ता कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइन लखनऊ चैप्टर, ये इसका है जिन्होंने ये डिजाइन वीक प्रदर्शनी कहाँ कराई है? लखनऊ में। इसके बाद है ईवी चार्जिंग में यूपी, दिल्ली ये शीर्ष देश राज्यों में अब आ गए हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो ईवी अपनाने की दर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब जो कौन से वाले, बिजली से चार्ज होने वाले, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं बैटरी वाले, वो सबसे ज़्यादा अपनाने की दर है 8.5%, वो त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा के बाद अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश पर सबसे पहला याद रखना, उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली याद रख सकते हैं क्योंकि इन्होंने भी अच्छा किया है, तो याद रखना। तो भारत में ईवी की हिस्सेदारी, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल होते थे वो 2% थे, मतलब 2021 में, मतलब केवल 100 वाहन बिकते थे, उनमें से 2 वाहन ही बिकते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल। पर अब वो संख्या दिसंबर 2024 तक 7% हो गई है, तो काफ़ी बढ़ोतरी की है। पर चार्जिंग स्टेशन की बात करें, मतलब वाहन तो इन राज्यों में खरीदे जा रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाले, पर जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, जैसे पेट्रोल पंप बने होते हैं, वैसे ही चार्जिंग स्टेशन भी तो होंगे, तो वो बनते हैं जो ज़्यादा, वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, अगर जो पूछा जाए कहाँ चार्जिंग स्टेशन है ज़्यादा, PM ई ड्राइव योजना के तहत 2 अक्टूबर 24 से 72,304 जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का भी आज बजट पारित हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में देखें तो कल हुआ था, मतलब 2025-26 का, तो 8,08,736 करोड़ रुपए का। पहले तो इतना बताओ कितना बड़ा बजट है। तो जैसे भारत का बजट तो 50 लाख के आसपास था, ये कितना है? 8,08,736 करोड़ रुपए का है। इस बार जो बजट है, जो यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना है? 9.8 अधिक है, मतलब पिछले वाले बजट से ये वाला जो इस साल का बजट है वो 9.8% अधिक है रुपए में, तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है 10% के आसपास। यह है योगी 2.0 के तहत चौथा और यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट है अभी तक का, क्योंकि पिछली बार से हमने किया है बढ़ोतरी। और राजकोषीय घाटा, मतलब ये घाटा जो सरकार को चल रहा है बजट में, आय हम व्यय ज़्यादा कर रहे हैं और आय हमारी क्या है? कम है। तो जितना घाटा हो रहा है वो 2.9 हो रहा है, यानी 91,000 करोड़ रुपए के आसपास जो बजट का घाटा चल रहा है घाटे में। तो राजकोषीय घाटा इतना है। इसके बाद अगर देखें सरकार पर कुल कर्ज जो है वो कितना है? कर्ज की बात कर रही हैं तो 9,03,000 के आसपास है, तो 9,03,000 करोड़ के आसपास है। और ये 24-25 में कम था, अब उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया है कर्ज। और भारत की जो वो उत्तर प्रदेश की जो GDP वित्त वर्ष 25 में GDP वित्त वर्ष में 27 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो GDP तो ज़्यादा होगी, तो GDP इतना रहने का अनुमान है। उसके बाद है RBI के अनुसार सभी राज्यों के बीच कर प्राप्ति में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है। कर प्राप्तियों में तो अच्छी बात है, जनसंख्या ज़्यादा है तो कर प्राप्तियों में हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की अधिक है, ऐसा कहा गया है RBI के द्वारा। उसके बाद कुछ आवंटन देख लें, जो मेन आवंटन हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए यही मेन होता है, सबसे ज़्यादा किस में दिया गया है? तो अवसंरचना में दिया गया। कुल बजट का 22% सबसे अधिक अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया गया है। जो यहाँ पे देखा सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में है, उसका 13% एजुकेशन में, फिर एग्रीकल्चर में 6% हेल्थ में है। तो 22 के बाद सीधा एजुकेशन पे है 13 और 11 एग्रीकल्चर में, तो याद रखना। स्वास्थ्य पे कम है तो 11%, इस पे 6% ये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पे, मतलब जो समाज के लिए कार्यक्रम उन पे 4% है। तो ये देख लिया हमने। कुल प्राप्ति, राजस्व, ये सारी चीज़ें हैं ये डाटा में जो है। तो ये हमने देखा आज 21 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।